हाँ, जब हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम टॉपिक ले रहे हैं जिसके अंदर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है क्या, क्यों आवश्यकता पड़ती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की? जैसे आपको पता है, नाम से क्लियर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण, अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखा होगा आपने, हर एक व्यक्ति नए साल आता है, अपनी एक बुराई को छोड़ने की आदत डाल रखी है। जो अपनी गलतियां पिछली हुई उनको ख़त्म करके नए साल में नई चीज़ अप्लाई करना। जो गलतियां आपसे पिछले साल में हुई हैं उन पे पूरों पे अमल करना, और उन अमल करने के बाद उन गलतियों को रियलाइज़ करना और उन गलतियों को आगे से ना होने देना। ये व्यक्ति का क्या कहलाता है? आंतरिक पुनर्निर्माण। ये कह लीजिए अपनी गलतियों को ख़त्म करना, कि जिस गलतियों की वजह से मैं पिछड़ गया था, मैं पीछे रह गया था, मेरा बिजनेस तरक्की नहीं कर पाया, मैं तरक्की नहीं कर पाया, उस कमियों को ख़त्म करना और आगे से उनमें सुधार करना। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी जो गलतियां पढ़ाई के अंदर हुई हैं पिछले साल में, उनकी वजह से आपकी परसेंटेज गिरी या आपकी आउटपुट सही नहीं निकल पाया, तो उस आउटपुट को लेने के लिए आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर में, नए साल में आप अपनी गलतियों को ख़त्म करें, जो गलतियां उन पे अमल करें और उनको सुधारें। ये रहता है आपका, और नेक्स्ट ईयर में आप अच्छी तरह से उस पर तरक्की कर सकें। इसी तरह से कंपनियों के अंदर भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आंतरिक पुनर्निर्माण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंपनी कोई अगर लिक्विडेशन में जाने वाली है तो उसको उससे पहले बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल आंतरिक पुनर्निर्माण, कंपनी की अंदर की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनके एक्ट हैं, उनमें कोई सुधार करना, उनके अंदर की जो कमियां उनको दूर करना। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाहरी जुड़ाव, दूसरी कंपनियों से जो जुड़ाव होता है उनमें एडजस्टमेंट करना, ये एक्सटर्नल में आता है। तो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, जब हम एमालगमेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है कि कंपनी अपनी जो गलतियां हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं, उनके एक्ट में जो कमियां रही हैं, उनके क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा रहे या कुछ भी चीज़ें जिसकी वजह से उसके अंदर जो कमी आई है उसको सुधारना, और उसको सुधार कर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। कोई कार वाला कार निकालता है, अब उस कार में गियर में या उसमें स्पीड में या एवरेज में कोई कमी है, तो अगली जो कार लॉन्च करेंगे तो वो उस कमी को ख़त्म करके उसमें एडजस्टमेंट करना, ये क्या कहलाता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक तरह से उस कार का हो गया। इसी तरह से कंपनी भी अपने मैनेजमेंट में अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको ख़त्म करें और उनको एडजस्ट करें। तो इसी तरह से एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, एक बैलेंस शीट बना के दे रहा हूं जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करना, देखना है क्या मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं या ना करूं, इस कंपनी के अंदर क्या कमियां नज़र आ रही हैं, ताकि आप अपनी उस बैलेंस शीट को सुधारें, जिससे आगे इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके या ना कर सके। तो देखिए, इसके लिए एक मैं छोटी सी बैलेंस शीट आपको दे रहा हूं, ओल्ड फॉर्मेट में दिखा के दे रहा हूं आपको, ताकि आराम से, लायबिलिटीज हो गई, इधर मेरी एसेट्स हो गई, यहां मेरे दे रही है इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर्स आपके पास हैं, तो यहां कितने हो गई? 10 लाख की आपकी। क्रेडिटर्स आपके पास 2 लाख के, लोन आपके पास 3 लाख का। ये कंपनी के बैलेंस शीट, ठीक है, लायबिलिटी साइड, टोटल 15 लाख रुपीस। इसी तरह से हम यहां पर आते हैं फिक्स एसेट्स, कितने की आपके पास? यहां हो गई 14 लाख रुपीस की, 15 एसेट्स हो गए फिक्स एसेट्स। डेटर्स 50,000 के। P&L अब यहां देखिए, इस कंपनी की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इस बैलेंस शीट के अंदर देखिए क्या एडजस्टमेंट है, क्या कंपनी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा। सपोज आपने बड़ी मेहनत करके 1 लाख रुपया कमाया और आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप सलाह देंगे या आप किसी से सलाह लेंगे
या आप देखेंगे तो क्या आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? क्या चीज़ आपको इस कंपनी के अंदर नज़र आ रही है जो कमी है, उस कमी को ख़त्म करना, ये कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक कंपनी की जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसके पास इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे। तो पहली कमी हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है। देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट कमी नज़र आ रही है, इसके अंदर दे रखी है यहाँ पर P&L, डेबिट बैलेंस जो दे रखा है, P&L का जो दे रखा है, ये आपका इस साइड में जो आती है ये क्या होती है? लॉस। यहाँ पर जो दे रखी है क्या है? आपकी लॉस है। इस लॉस को एडजस्ट करना। अब इस लॉस को कैसे एडजस्ट करें, इस पे हमें ध्यान देना है। देखिए कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले एंट्री करेगा तो उसे ये बैलेंस शीट दिखने पर बैलेंस शीट में लॉस नज़र आएगा तो नॉर्मल जो नॉन कॉमर्स है उसके दिमाग में क्या आएगा कि लॉस है इस कंपनी को, इस कंपनी में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जबकि हम खुद जानते हैं कि किसी कंपनी के अंदर लॉस आने का कारण क्या हो सकता है? उसके मैनेजमेंट की गलती, उसका मैनेजमेंट अच्छा ना हो, ठीक है, गलत डिसीजन, एक छोटा सा डिसीजन आपका रॉन्ग हो जाता है जिससे कंपनी किस में चली जाती है? लॉस में चली जाती है। तो ऐसे कुछ रीज़न जिसकी वजह से तो कई व्यक्ति तो इसे इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पर ये इग्नोर नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटा मोटा है, जिसे समझ नहीं आता, जो पहले बार इन्वेस्ट कर रहा है या जो नॉन कॉमर्स है जिसको नॉलेज नहीं है, उसके लिए तो ये है कि भैया इस साइड लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये लॉस की वजह से आधे इन्वेस्टर आपके भाग जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को अपने इस लॉस को खत्म करना है। अब बात आती है, आप इसको हटा देते हैं और बैलेंस शीट में से आपकी अगर P&L हट जाता है तो क्या बैलेंस शीट टैली होगी? ये देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस आ गया, यहां 14 तराजू के बराबर होती है, दोनों पलड़े बराबर बैलेंस शीट के। अब यहां पर आपके एसेट्स किस में जा रही है? नेगेटिव हो गई, 50,000 का दोनों के बीच में डिफरेंस आने लग गया, डिसबैलेंस हो गई। अब आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस साइड से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? ये सारे एडजस्टमेंट हमारे इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दिए गए, हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। कंपनी ने या एक्ट ने इसके लिए पर्टिकुलर जनरल एंट्रियां दे रखी है जिससे आप इनको एडजस्ट करेंगे। बीकॉम के अंदर तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको हर एक के लिए पहले से कहता है कि आपको कितना एडजस्टमेंट करना है, किस तरह से करना है। बट अदर लेवल, CA लेवल में ले लीजिए, MCOM में ले लीजिए, वहाँ पर आपको इस तरह की बैलेंस शीट देगा और कहेगा कि इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो आपको यहाँ क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं उनको दूर करना है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो हम वहीं से डिसीजन ले रहे हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में मुझे क्या क्या चीज़ देखना है। तो मुझे यहाँ सबसे पहले जो कमी नज़र आई P&L, मैंने इस P&L को हटाने की कोशिश करनी है। तो कैसे हटाएंगे? इसकी जनरल एंट्रियाँ होती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसकी कमियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से इसको सजाकर इस तरह से रख दिया जाए कि नॉर्मल इन्वेस्टर इसे देखें तो आराम से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ सके। तो देखिए ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी जो दिखती है हमारे पास फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स देखिए यहाँ पर कितनी दे रखी है? 14 लाख रुपीज़ तक की आपकी फिक्स एसेट्स दे रखी है। अब आप खुद जानते हैं कि अगर फिक्स एसेट्स किसी कंपनी की ज़्यादा है तो वो कंपनी लॉस में कभी भी जा सकती है, और एक बार अगर वो लॉस में गई तो बढ़कर नहीं आ सकती। किसकी वजह से? इसकी वजह से। वो रीज़न क्या है? सपोज अगर उस कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो जाती है या फिर किसी भी तरह से प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, आग लग जाना एटसेट्रा, जिसकी वजह से, या स्ट्राइक जिसकी वजह से कंपनी अगर 6 महीने या 8 महीने बंद हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे आता है? कंपनी पर। क्या इफेक्ट आएगा? तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा इफेक्ट आएगा वो होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स एसेट्स पे सबसे ज़्यादा जो रहती है वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन। आपका बिजनेस चले या ना चले, बट फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन है वो तो चलता रहेगा। उसकी वजह से आपकी कंपनी किधर चली जाएगी? नेगेटिव साइड में चली जाएगी। लॉस होगा आपका, प्रॉफिट सेल तो कुछ हुआ नहीं, प्रोडक्शन तो कुछ हुआ नहीं, बट फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो तो चलता रहेगा, वो तो आपका हर साल लगेगा। तो उसकी वजह से आपकी कंपनी में क्या दिखेगा? आपका P&L के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा था ट्रेडिंग में वो P&L में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके एग्जांपल आज भी मैं दे सकता हूं, जिनमें आज भी वो उभर कर सामने नहीं आ सकी हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो इनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए कहा जाता है कि आज की रियलाइजेबल वैल्यू ली जाए। जैसे हम, और छोड़िए अभी की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लैपटॉप,
मोबाइल एटसेट्रा। अगर आपने कोई मोबाइल लिया है और वो मोबाइल पिछले साल आपका या 6 महीने पहले आपने परचेज़ किया, वो आपका कितने का था? 50,000 का था। आज आप 6 महीने बाद अगर उसको बेचने जाते हैं, जानते हैं क्या होगा? उस मोबाइल को आप 50,000 का नहीं बोल सकते। क्यों? आज वही मोबाइल आपको उससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको 30,000 में अवेलेबल हो रहे हैं। 30,000 में जब अवेलेबल हो रहे हैं तो आपकी उस मोबाइल की वैल्यू वो रही नहीं। हो सकता है वो 20 के आसपास आज आपको मिले, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है जो अगले मोबाइल में आए, न्यू जनरेशन वाले मोबाइल में आए। हर मोबाइल चेंज होता रहता है, मार्केट में टिकने के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपनी क्या करती है, चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अपनी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को क्या करना है, आज के अकॉर्डिंग रिलाइजेबल वैल्यू लेनी है। जो भी आपकी, जैसे कंप्यूटर ही हो, इसमें लैपटॉप हो, तो उनकी आज की रिलाइजेबल वैल्यू लेकर उस पर शो करना चाहिए, जिससे कंपनी को कभी भी इस तरह की घटना घटे, स्ट्राइक वगैरह की, तो उससे उसको क्या नहीं हो, डेप्रिसिएशन ज़्यादा ना हो, जिससे वो कंपनी लॉस में नहीं जाए। क्योंकि हमने टैक्स में पढ़ा इसके लिए कि सारे लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ 4 साल के लिए, कुछ 8 साल के लिए। बट डेप्रिसिएशन ऐसा है जो इन्फिनिटिव टाइम तक, अनंत काल तक चलता है। तो अगर आज इस साल का लॉस है तो आगे के 10 सालों तक भी अगर वो पूरा नहीं होता तो वो लॉस आगे तक चलता रहेगा। तो इस वजह से कंपनी कभी भी वापस उभर कर नहीं आ सकती। जिस कंपनी के अंदर एक बार स्ट्राइक हो जाए या लॉकडाउन हो जाए या फिर लॉकआउट, वो तालाबंदी वगैरह हो जाए, और या फिर बाढ़, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से, तो हमें कितना लग रहा है कि ये लग रही है भाई आज इसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 8 लाख, जो इन्होंने कितनी दिखा रखी है, 14 लाख। तो इस तरह से ये कितनी होगी, 14, 8, 8, 50। तो हमारे अकॉर्डिंग ये कितना आना चाहिए यहाँ पर, 8, 50। ये ख़त्म कर दिया हमने, नील कर दिया, ये ख़त्म करके 8 लाख रख दिया। डेटर्स में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, नॉर्मल है। आगे चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एसेट्स, हमारे पास इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स में क्या चीज़ दिख रही है जिससे कि ये कंपनी लॉस में जा सकती है या डिसीजन गलत हो सकते हैं एटसेट्रा। तो हमने एक रूल पढ़ा है, जहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होंगे वहाँ पर डिसीजन गलत होते हैं। क्यों? अगर आप सिंपल ले लीजिए, एक परिवार के अंदर अगर 4 मेंबर हैं तो वहाँ पर अगर संडे भी आता है या रोज़ एक एक की पसंद का भी खाना बनाया जाए तो आराम से 7 दिन अच्छी, और संडे को सबकी पसंद का एक आइटम बन सकता है। अगर उसी परिवार के अंदर 16 मेंबर हों, पिता, पत्नी और उसके 4 बच्चे, चारों के 2-2 बच्चे, 18 व्यक्ति मेंबर हो गए इसमें। अब आप बताइए क्या वहाँ पर डिसीजन हो सकता है कि इस संडे को जो खाना बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग? एक फैमिली ने तो कह दिया कि इस बार हमारे पसंद से ये बनना चाहिए, दूसरे ने कह दिया ये, तीसरे ने कह दिया ये। 4-4 वेराइटी कोई बना सकता है? खाएगा कौन? सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी उतनी क्वांटिटी में, 16 के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि भैया तू ये नहीं खाएगा, जो बना है सब खाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 16 के अकॉर्डिंग आपको खाना बनाना है। हो सकता है उसने बाकी नहीं चीज़ खाई, वो आइटम खा लिया जो आपने कम बनाया और वही खा लिया, ख़त्म हो गया। दूसरा कैसे खाएगा? जिसने रिकमेंड की वो नहीं खा पाया। तो इसी तरह से यहाँ पर है, आपने और भी देखा हो, जिस जगह पर कोई सोसाइटी आप बनाते हैं वहाँ पर अगर 10 व्यक्ति हैं, मेंबर हैं, या 50 मेंबर हैं और उनमें 10 आपके हेड हैं, डायरेक्ट वो हो सकता है आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एटसेट्रा, तो वहाँ पर डिसीजन लेना इजी होता है। क्यों? 50 हैं, 50 में से 40 व्यक्ति कोरम पूरा करने के लिए पहुँच जाते हैं। 3/4 व्यक्ति जो भी आपकी रिकमेंड होती है एक डिसीजन लेने के लिए, और वोटिंग पावर 51%, वो सारी चीज़ कोरम पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गिने हुए व्यक्ति हैं। एक दूसरे को 10 व्यक्ति ने 4 व्यक्ति को पकड़ लिया, कॉल कर दिया, हो गए 50 व्यक्ति कवर। 10 व्यक्ति संस्था के मेंबर हैं, मेन मेंबर हैं, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कैटेगरी में आ रहे हैं। उन्होंने सब ने अपने अपने 4-4 व्यक्तियों को कॉल कर दिया, भाई तुम्हें आना ज़रूरी है, सारे आए, 50 व्यक्ति हो गए। अब उसी संस्था के अंदर अगर 250 व्यक्ति या 500 व्यक्ति मेंबर बन जाते हैं, अब वही संस्था आपकी वही 10 व्यक्ति हैं, क्या वो 10 व्यक्ति उन 50-50 व्यक्तियों को कॉल कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अब कर भी दें तो क्या वो 50 व्यक्ति आएंगे? नहीं, वो कहेंगे यार वो नहीं आया, वो नहीं आया। यहाँ तो 4 हैं, मेरे 4 व्यक्ति नहीं दिखे, तो मैंने तुरंत बैठते ही फ़ोन कर दिया, भाई तू कैसे नहीं आया कि रास्ते में आ जा, और इस तरह से आप बुला लेंगे। बट वहाँ पर 50 व्यक्ति को नहीं बुला, और इस तरह से धीरे धीरे एक टाइम ये आएगा कि आपका जो डिसीजन के लिए 3/4 का कोरम है वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपके डिसीजन आगे चलते जाएंगे और वो कंपनी की जो
नीतियां हैं वो टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाने के कारण बिगड़ती चली जाएंगी, या उस ट्रस्ट की नीतियां धीरे धीरे बिगड़ती जाएंगी और वो तरक्की नहीं कर सकता। सेम चीज़ कंपनी के अंदर भी है। कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर जितने ज़्यादा होंगे डिसीजन उतने ही गलत हो पाएंगे। क्यों? सपोज मेरे पास 100 शेयर्स हैं और मैं मुंबई में किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ और वहाँ पर कंपनी के डिसीजन हुए और मेरे को वो बुलाते हैं। मेरे पास टोटल 10,000 रुपये के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स। अब कंपनी से मेरे पास लेटर आया कि हमारी ये मीटिंग है, इसमें आना ज़रूरी है। क्या मैं जाऊँगा 10,000 के लिए? 10,000 के लिए मेरे पास वहाँ जाने आने के लिए 2 दिन 3 दिन जो भी चाहिए वो, प्लस 5,000 या 8,000 का खर्चा। 10,000 के लिए क्या मैं 8,000 का खर्चा करूँगा? क्या मैं 3 दिन बिगाड़ूंगा? अगर नौकरी करता हूँ जहाँ 5,000 पर डे की है तो 15,000 का वो लॉस, प्लस 8,000 का सिर्फ 10,000 के लिए कौन जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ दिया नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या हो? कम हो, तो डिसीजन राइट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक आएगा। अब मेरा एक शेयर्स ही 1,000 का, अगर मेरे पास 10 शेयर्स भी हैं तो 10,000 के हो गए, या 100 शेयर्स भी 1 लाख के, मैं अपने आप जाऊँगा वहाँ डिसीजन लेने। ये हो सकता है गलत डिसीजन ले लिया तो मेरे को 1 लाख का नुकसान हो सकता है, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। तो देखिए जब गिने चुने व्यक्ति रहेंगे तो आराम। तो इसीलिए यहाँ पर भी देखिए इसको क्या किया जाता है, इसको चेंज किया जा सकता है। 100 रुपीज़ वाली कैपिटल वो की वही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जाएंगे। तो इसे कैसे कम करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास जनरल एंट्री है, जो हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये हमने कर दिया 100 रुपीज़ वाला। अब बात आती है इसको इससे मैच करना है, डिसमैच हो रही है। अब क्या करना है? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इनको तैयार करना है। तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? मालिक। उनसे एडजस्ट करवा सकते हैं, उनसे कहेंगे भाई तुम्हारा मालिकाना हक तो उतना का उतना ही है, आप क्या कीजिए अपनी कैपिटल को इतना छोड़ने को तैयार हो जाइए। कितना? तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 100 रुपये हैं तो उनसे कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कितने की ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पर 5-6 लाख रुपये समथिंग की। हमने इनसे कह दिया भाई आप 50% अपनी छोड़ दीजिए। तो ये जो 50 रुपये हैं इनको 50 रुपये, 100 रुपये हैं इसको 50 रुपये इस तक ला दीजिए। तो यहाँ से ये कम हो जाएगा और कितना रह जाएगा? 5 लाख रुपये। और इनके 5 लाख हमारे किधर काम आएंगे? इधर एडजस्टमेंट करने में काम आएंगे, जिसके लिए हम देखेंगे क्या एंट्री होती है, किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड, हम यहाँ बात कर सकते हैं लोन वालों से, क्योंकि अभी हमारे पास 5 कम हुए हैं, 10 हैं, यहाँ 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है अभी तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए। तो इन 2 से रिक्वेस्ट करेंगे, तैयार करेंगे भाई किस तरह से छोड़ें। तो हम लोन से बात कर सकते हैं, लोन वालों से कि आपके 3 लाख हैं तो 3 लाख को क्या हम उनसे रिकमेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लें, कंपनी की अगर स्थिति सुधर जाए तो क्या हो, वापस कंपनी चलन में आ जाएगी, तो आपके 3 लाख मिलने के चांसेस हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो कंपनी में आप जानते हैं अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से तो किस जगह जाएगा, सिक्योर्ड है तो कहाँ जाएगा। तो लिक्विडेशन वाले चैप्टर में इसके लिए हम बात करेंगे और वहाँ बताएंगे लिक्विडेशन वाले में कि किस तरह से नंबर आता है। तो पहला आपका नंबर आता है किसके लिए? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। सेकंड नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। थर्ड आता है डिबेंचर होल्डर जो फ्लोटिंग है, चार्जेस पर रखे हुए हैं। और हमारे पास 4th नंबर पे आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर ये अनसिक्योर्ड हैं तो आप खुद जानते हैं कि पहले के 3 व्यक्ति ऊपर आ जाएंगे तो उन्हीं में ही क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी आपकी एसेट्स खत्म हो जाएगी। आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, वहाँ 100% वो ले चुके होंगे। उसके बाद जो बचेगा वो 4थे नंबर पे आएगा। आप कभी देखा हो कहीं लाइन में लग रहे हो और आपके पास आगे 5 या 10 व्यक्ति हों और ऊपर आ रहा है कि सिर्फ 50 टिकट हैं यहाँ पर टिकट की लाइन में, और 50 टिकट हैं। पहले व्यक्ति ने अगर 10 टिकट ले लिया तो आपकी हालत ख़राब कि 40 ही बचे, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। फिर दूसरे ने 5 ले लिए, थोड़ा सा फिर वापस डर बैठ गया कि ये अगला वाला 10 नहीं ले ले या 15 नहीं ले ले, क्योंकि वहाँ लिमिट नहीं है, ले सकता है। और इस तरह से आपका जब तक आपका नंबर नहीं आता डर है, हो सकता है आपसे पहले ख़त्म हो जाए, 2 व्यक्ति भी आपके आगे के रह जाएँ, पहले वाला ही 40 ले जाए तो ख़त्म। तो ऐसे में जब इनको समझाया तो ये तैयार हो गए। उन्होंने देखा कि भाई कुछ ना आने से तो ये है कि तैयार हो जाते हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्या कीजिए, अपने यहाँ से 1 लाख रुपया छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा लोन के जो बैंक थे इन्होंने लोन छोड़ दिया और कितना रहने दिया, 2 लाख। 1 लाख रुपया छोड़ दिया। ये कैसे छोड़ेंगे तो इसकी भी हम एंट्री देखेंगे, किस तरह से कैपिटल रिडक्शन में ले जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्रेडिटर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, इनसे भी हमने इसी तरह की गणित बताई। तो उनसे कहा कि भाई 50,000 आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना रह गया, ये 150। टोटल हमारे पास अब हम करते हैं तो हमारे पास होता है 5, 6, 7, 8, 850। दोनों तरफ की बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। और ये जो एडजस्टमेंट किए हैं हमने, इस एडजस्टमेंट में क्या किया,
इसे कैसे एडजस्ट करना है, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किस तरह की जनरल एंट्रियाँ होंगी जिससे कि इस तरह के एडजस्टमेंट होंगे। ये बीकॉम लेवल में तो बिल्कुल क्लियर है, आपको बुक में दे रखी हैं किस किस तरह से जनरल एंट्रियाँ करनी है। आपको क्वेश्चन में भी बताएगा कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर को कितने से कम करना है, क्रेडिटर्स कितना छोड़ने को तैयार हो गए, सेक्रीफाई हो गए, कितना लोन बैंक लोन छोड़ने को तैयार हो गया, कितनी आपको एसेट्स रिड्यूस करनी है, P&L वगैरह के लिए, किसी के लिए तो गुडविल वगैरह है तो इनके लिए आगे को ख़त्म करना है और किस तरह से एडजस्ट करेंगे। बाकी हम इस पे बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।